दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। यह इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, पीएचडी, टीएसटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का, इवन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, यह सीरीज इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज है 51 नंबर की। अब तक आपने सीरीज देखी है 50 कंप्लीटेड। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1276 से। देखिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1276। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अर्थात कौन सा विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो विटामिन है B12। B12 एक ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वह होता है विटामिन के। बट इन चारों ऑप्शन में विटामिन के नहीं दिया गया है, B12 दिया गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B12। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य रूप से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इन चारों ऑप्शन में अगर के दिया हुआ था तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता क्या दोस्तों? के करेक्ट आंसर हो जाता। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। विटामिन B12 रक्त थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन ई की कमी में रक्त में थक्के नहीं बन पाते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह रिप्रोडक्शन पावर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है स्पेशली गाजर है। बाकी सारे पीले फल जो हैं वे विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। ये स्पेशली किस में होता है? ये शिशुओं में अर्थात बच्चों में हो जाता है। उनमें क्या होता है कि पेट निकल आता है और जो हाथ पैर होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं। और बड़ों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमोलासिस हो जाता है, अर्थात पैरों की और हाथों की हड्डियां मुड़ जाती हैं अडल्ट में विटामिन डी की कमी से। आइए दोस्तों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1277। देखिए क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा, चयापचय, जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कैरालिन कहा जाता है, उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत अधिक सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। अर्थात देखिए प्रोटीन का कार्य क्या होता है? मसल्स ग्रोथ करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, बॉडी मेंटेन करना, बॉडी बिल्डिंग करना, अर्थात मसल्स को बढ़ाना। जब अधिक प्रोटीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वेट गेन हो जाएगा। बट कभी कभी फैट लेने से भी वेट गेन होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन था। अब इसके ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका बट करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए बी नंबर क्या है? पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। अर्थात शरीर को जितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत है उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए। अगर अधिक प्रोटीन लेंगे तो यह मसल्स अधिक ग्रो करेगा, बॉडी बल्की हो जाएगी अर्थात हैवी हो जाएगी, जिससे चलने फिरने में, दौड़ने भागने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर उसके साथ आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती, तो हाई प्रोटीन चल जाती। बट जनरल पर्सन के लिए लिमिटेड प्रोटीन लेनी चाहिए। अब बात आती है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। सभी प्रकार की जो दालें होती हैं वह प्रोटीन्स के मुख्य स्रोत होते हैं। स्पेशली सोयाबीन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा अंडे, चिकन, मटन, फिश, ये सब भी किसके स्रोत हैं? प्रोटीन्स के अच्छे खासे स्रोत होते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस या बर्जीलियम ने किया था। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल अर्थात जिनको आप लोग अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। मानव शरीर का
लगभग 15% जो शरीर वो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। मानव शरीर लगभग कितने 15% प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मैंने अभी दोस्तों बताया था कि बॉडी बिल्डिंग मसल्स अगर कहीं से ब्रेक हो जाए, कोशिकाएं डैमेज हो जाए, तो उनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आपसे कहा जाए बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इवन अडल्ट के लिए, सभी स्टेज के लिए प्रोटीन्स कंपलसरी है, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी स्टेज का हो। प्रोटीन का 10 प्रकार भोजन से शेष प्रकार शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेती है। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1278। देखिए 1278 क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं इसको। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें सपने, जो सपने आप लोग देखते हैं रात के समय में, वही सपने, स्वप्न, ड्रीम, उनका अध्ययन ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और सभी लोग सपने देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सपने ना देखता हो। तो सपने का अध्ययन ओनेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सपना पर अभी तक शोध जारी है, सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सपना को दमित भावना का प्रकटीकरण माना जाता है। सपना की सच्चाई मनोविज्ञान की चुनौती है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सपने में देखते हैं जिनका वास्तविक जीवन से संबंध होता है, बट कभी कभी कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1279 1279। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है और गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस। क्या है? ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस नाम होता है। चना का अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं सिरारी टेटिनम। क्या बोलेंगे इसको? सिरारी टेटिनम इसका नाम होता वैज्ञानिक। मटर का पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम मटर का होता है। धान का देखने चाहें तो ओरजा सटाइवा। क्या होता है? ओरजा सटाइवा इसका नाम होता है। आम का मैंगीफेरा इंडिका। आम का मैंगीफेरा, धान का ओरिजा सटाइवा, मटर का पाइसम सटाइवम, चना का सेरीटिटनम और सरसों का ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम नाम इनका होता है। इसको वैज्ञानिक नाम के साथ साथ वनस्पतिक नाम अर्थात बॉटनिकल नेम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 1280। देखिए क्या है 1280। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी जिसको एक्सियल बोन नहीं है? इसमें एक्सियल बोन कौन सी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी, कंधा। जो शोल्डर की हड्डी होती है वह एक्सियल बोन या अक्षीय हड्डी के अंतर्गत नहीं आती। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। पसलियों की कितनी होती है? 24 होती है। सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। घुटना की जो अस्थियों का नाम होता है वह पटेला होता है और कलाई की अस्थियों का नाम कार्प्स होता है। क्या होता है? कार्प्स होता है। कर्ण की अस्थियों को मेलियस कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1281। देखिए क्या दिया गया है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है विल्हेम वुंट को। किसको माना जाता है? विल्हेम वुंट को माना जाता है। क्वेश्चन अपना 1281। इनको व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? विल्हेम वुंट को माना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। व्यवहारिक मनोविज्ञान जिसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक विल्हेम वुंट को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड काम वासना, दस्ती वासना या अवचेतना
पर शोध किया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। देखो, काम पर, वासना पर, या दस्त वासना पर, या अवचेतना पर, या अचेतना पर किसने अध्ययन किया है, शोध किया? वो सिगमंड फ्रायड ने किया है। मनोविज्ञान में मानव के भाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मनोविज्ञान में क्या होता है, जब मनुष्य के व्यवहार, उसके आचरण और उसके वातावरण के साथ संबंध और उसके अंतरात्मा जिसको कहते हैं, उसकी शारीरिक भाषा, इन सब का जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1282। देखिए 1282 क्या है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो इसके लिए अगर हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो इसमें कोई भी विकल्प अपना सटीक नहीं है। जो मानव त्वचा की औसत मोटाई दी गई विकल्प में कोई नहीं है। त्वचा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का स्रावन करती। देखो दोस्तों, कैसे जो मानव त्वचा होती है वो हर व्यक्ति की लगभग अलग अलग होती है। कभी देखना है जो लोग अच्छे से वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनकी जो स्किन होती है काफ़ी पतली होती है, या नेचुरल रूप से उनकी स्किन बहुत पतली होती है। किसी किसी की स्किन काफ़ी स्ट्रांग होती, टाइट होती, मोटी होती, बट किसी की ऐसे खींचो बाजू से तो खिंच आती, एकदम कागज़ जैसी पतली होती। तो एग्जैक्ट इसमें कोई भी लंबाई नहीं हो सकती, औसतन कुछ बताया नहीं जा सकता है। बट त्वचा में क्या तेली ग्रंथियाँ पाई जाती, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती, जिसे सीबम एवं पसीने का स्रवण कहते हैं। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर शरीर में त्वचा ना हो तो जो ब्लड सर्कुलेशन नसों में बह रहा है वो डायरेक्ट बहेगा तो उसमें धूल कर जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, डेथ होने की संभावना हो जाए। और त्वचा का कलर बताया जाए किस लिए कम ज़्यादा होता है, डार्क है तो मेलानिन अधिक है, और डार्क नहीं है तो मेलानिन कम होता है। त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। त्वचा कैंसर किससे होता है, रेडियो एक्टिव अर्थात अल्ट्रावायलेट रेस से भी होता है त्वचा कैंसर, जिसको स्किन कैंसर इंग्लिश में कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1283। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 1283 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड। जो लेड है वह नहीं है, बाकी हाइड्रोजन है ही, जल अपनी बॉडी में पाया जाता है, फॉस्फोरस की बोन्स वगैरह बनी थी, कार्बन अपनी बॉडी जलाने के बाद तो निकलता ही है। तो तीन चीज़ें तो अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होती हैं, बट लेड नहीं होता है अब ह्यूमन बीइंग में। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, इसीलिए जिस समय कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय उसे कैल्शियम और आयरन की टेबलेट्स वगैरह भी दी जाती ताकि उसकी बॉडी में बनी रहे, क्या कैल्शियम और आयरन की मात्रा मेंटेन रहे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1284। देखिए क्या क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और इसमें जो कोड पाए जाते हैं जेनेटिक कोड एटीजीसी होते हैं। अगर इसी जगह आरएनए पूछा जाए तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जीव विज्ञान की बात हो रही, इसमें डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 1962 में इस कारण नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। डीएनए आनुवांशिक क्रिया का आधार है। डीएनए का जीन इकाई है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1285, क्या दिया गया है।
डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे पक्षी विज्ञान के लिए, इनको बर्डमैन भी कहते हैं। तो जो डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल, ये पक्षी विज्ञान के लिए ऑरेंथोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? ऑरेंथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विज्ञानी थे, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं इनके बारे में वो जानकारी उपलब्ध करते थे और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को भी विज्ञान को उपलब्ध कराते थे, अर्थात न्यू अपडेट देते थे रिलेटेड टू बर्ड्स, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड आउटर, सभी पर। देखिए, डॉक्टर सलीम मुइनुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सलीम भारत के सबसे बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सलीम ने इंडियन बर्ड पुस्तक लिखी है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में, कहाँ? कोयम्बटूर अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ? अर्थात गुजरात में। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1286। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आता पानी से, अर्थात वाटर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरी बात यह आप जान लें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके क्रिया संपन्न करते हो, इस क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इस पूरी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं, इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसका जो सूत्र है वो O2 होता है, एक जीवनदायिनी गैस होती है। वातावरण में 21% प्रेजेंट होती है। तो अपना क्वेश्चन था, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वाटर से आती। किससे आती? पानी से आती है। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1287 क्या दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट, जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं इंग्लिश में, के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय परिवहन। क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोई कोशिका की हलचल होती है, एक्टिविटी होती है, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या सक्रिय परिवहन कहा जाता है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग समझते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है। इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन कायिक सेल में होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1288। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडिस एजिप्टी जो कि डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज गति से फैलता पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। दोस्तों बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया, जो जीका वायरस होता है वह ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, डालता है, और ये फैलता किससे है? जीका एक वायरस है, मच्छर के द्वारा फैलता है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्रिप्शन दी गए अनुच्छेद से निष्कर्ष निकलता कि जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस ब्राज़ील आदि में फैला हुआ है। ब्राज़ील कहाँ? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। और जीका वायरस कारण WHO अपने कार्यकाल की अवधि में चौथी बार आपातकाल की घोषणा की है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको कहते हैं, 7 अप्रैल को यह डे मनाया जाता है। जीका वायरस पीड़ित की मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह ब्रेन को धीरे धीरे डीएक्टिवेट करने लगता है, तो अपनी पावर ब्रेन की सारी खोने लगता है। यह वायरस गर्भावस्था में भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए देखना, कुछ बच्चे डिसऑर्डर अर्थात कुछ एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जिनकी एक्टिविटी आम पर्सन से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1289। क्या देखेंगे? 1289 देखेंगे। देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो परनिसेशन, जिसको एलोगोमी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। परनिसेशन अर्थात एलोगेमी इसका करेक्ट आंसर है। परनिसेशन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। निषेचन नर युग्म एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। निषेचित अंड युग्मस, जिसको युग्म देखिए अंड युग्मनस कहते हैं, इंग्लिश में इसको जाइगोट कहते हैं। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयन होता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1290। हाल में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक्सोबैक्टीन। क्या हो जाएगा? टिक्सोबैक्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई है। नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टीन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर के कम होने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाता है या बढ़ जाती। प्रतिरोधक क्षमता कम या समाप्त होने पर एड्स रोग भी हो सकता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो दवा को असर नहीं होने के कारण WBC प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। मिट्टी के निर्माण में चट्टान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1291। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना की संकुच, जिसको इंग्लिश में कोन्स कहते हैं, कोशिका से रंग का आभास होता है। रेटिना की छड़ को कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। आँख के रंग में रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है, जिसको कॉग्निटा भी कहते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 1292। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंथ्रोपिथेकस। क्या है? एंथ्रोपिथेकस जो है इसमें वह नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसी क्वेश्चन के पहले आंसर के डिस्क्रिप्शन को देख लें। एंथ्रोपिथेकस 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। एंथ्रोपाइड फैमिली में से एक नहीं है। एंथ्रोपाइड का है। मानव का विकास ड्रायोपिथेकस मानव से हुआ था। ड्रायोपिथेकस प्रोकॉन्सल बंदर को कहा जाता है। बिना पूंछ वाले बंदर को प्रोकॉन्सल कहते हैं। रामापिथेकस मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। होमो हैविलियम्स है, जिसको होमो हैविलियस मानव सदृश कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1293। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए शरीर के कुल वजन का 2%। जिसका जितना शरीर होगा उसका उतना ही वेट हो जाएगा। उसके कितने हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 किलो है तो उसके दिमाग का वजन कितना हो जाएगा? मस्तिष्क का वजन 2% इसका निकालेंगे तो अर्थात आंसर आ जाएगा 2 किलो। कितना? 2 किलो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। मस्तिष्क का वजन लगभग शरीर के कुल भार का 2% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अपना भेजा, जिसको आप बोलते भगवान ने भेजा भेजे बट भेजा नहीं भेजा, तो भेजा कितने? भेजा का जो मस्तिष्क का वो होता है, मनुष्य का मस्तिष्क, उसका वजन होता है 1 किलो 400 ग्राम समथिंग होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियल में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। जो अपनी खोपड़ी होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, नहीं तो भेजा कैसा निकल आए? ऑटोमेटिक निकल कर बाहर आ जाए। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता, वह होता सेरिब्रम। सेरिब्रम आगे भी स्थित होता है। सेरिब्रम शरीर को संतुलित रखता है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1294।
निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा रोग। स्किन डिजीज है, वह ध्वनि प्रदूषण का कोई भी कारण नहीं है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का त्वचा रोग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण शोरगुल और भाग दौड़ के जीवन कारण का एक प्रमुख प्रदूषण है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों की आवाज़ आ जाएगी। ट्रेन ले लो, ट्रक ले लो, टेम्पो ले लो, ऑटो ले लो। आप मेट्रो सिटी में देखो, इतना शोर शराबा होता है। जहाँ पर ट्रैफिक होता है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, बेंगलुरु हो, कोई भी हो, आप पूरे भारत का भी किसी वर्ल्ड का आप मेट्रो सिटी वाला शहर ले सकते, बहुत अधिक वहाँ पर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के आधार पर पता करते हैं। यह एक मात्रक होता है। 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए अधिक हानिकारक होने लगती है। डेसिबल ध्वनि का असाई मात्रक है। हर्पीस त्वचा रोग है। क्या हर्पीस जो होता है वह एक त्वचा रोग है। हर्पीस वायरस से हर्पीस रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी को त्वचा में सूजन आ जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1295। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेशन कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। अंतर्ग्रहण इंजेशन प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। देखिए क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण जिसको इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन और मल परित्याग जिसको डिफिकेशन कहते हैं। अमाशय में भोजन पहुँचने पर पाइलेरिक, कौन सा पायरविक भी बोलते हैं, पाइलेरिक ग्रंथियों से जठर रस या जिसको गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो हल्के पीले रंग का भोजन पाचन में मदद करता है। अमाशय के ऑक्सीटिंग कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 1296। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जहर, जो जहर जिसको विष पॉइजन कहते हैं, इसका भी अध्ययन दोस्तों किया जाता है। सबसे भयंकर जहर कौन था? साइनाइड होता है। कौन सा? साइनाइड होता है, जिसको जीभ में रखने से ही डेथ होने की संभावना रहती है या हो जाती है। और आपको बता दीजिए, जो सेब का बीज होता है उसमें भी साइनाइड पाई जाती है, बट बहुत हल्की, बहुत कम मात्रा में साइनाइड पाई जाती है। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी, टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। लेक्सिकोग्राफी में शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए 1297। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? दोस्तों मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? आप सभी लोग जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली छोड़ी जाती है। और कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो वह ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मानव श्वसन में अंदर ली जाती वायु 78%, 09 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, जबकि 78.09% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन तथा CO1 से 4% छोड़ता है। सांस द्वारा लगभग 400 m पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर जाता है। कितना? इतना दोस्तों जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1298। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वह दिल से संबंधित नहीं, बाकी एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, माइकोकार्डियल, सारे के सारे ये सब दिल से रिलेटेड, हार्ट से, बट जो डिप्थीरिया है वह दिल से संबंधित नहीं है। काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है। यह हीमोफिलिस, क्या बोलते हैं? हीमोफिलिस बोलते हैं, पर्टुसिस जीवाणु से फैलता है। डिप्थीरिया श्वास नली संबंधी बीमारी है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से फैलता है। डीपीटी का
जो DPT का जो टीका है वो बच्चों को दिया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1299। देखिए क्या है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर तक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 9 मीटर तक, मुख से लेकर गुदा तक, अर्थात माउथ टू एनस, लेंथ 9 मीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1300। क्या देखेंगे? 1300 देखेंगे। देखिए दोस्तों, आमतौर पर वर्णअंधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक अनुवांशिक प्रकृति अर्थात ये जेनेटिक डिजीज होती है। क्या होती है? ये जेनेटिक डिजीज होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, अर्थात नानी दादी बाबा से बच्चों में या अपने बच्चों में या नातियों में ट्रांसफ़र होती है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। आमतौर पर वर्णअंधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, एक आनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। वर्णअंधता के रोगी लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती, अर्थात लाल और हरे को ये पहचान नहीं पाते। इस रोग से प्रभावित मुख्यतः पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? स्पेशली मेल ही होते हैं। इस रोग के वाहक क्या होती है? वाहक स्त्रियां होती हैं, जिसको इंग्लिश में कैरियर कहते हैं। स्त्रियां प्रभावित हो सकती हैं यदि दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया क्या है? यह भी एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होती है। दोस्तों यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।